बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। देखिए, गत वीडियो में हमने नियंत्रण के बारे में जाना। नियंत्रण क्या है? यह नियोजन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको कहाँ तक, किस स्तर तक हमने प्राप्त कर लिया है, उनको मापने का कार्य करता है। और जो विचलन आए हैं उन विचलनों के कारणों का पता लगाकर उनमें सुधारात्मक कार्यवाही करने का कार्य नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। अब यह जो नियंत्रण की प्रक्रिया है यह किन किन चरणों के माध्यम से की जाती है वह आज हम यहाँ देखेंगे। नियंत्रण एक विधिवत प्रक्रिया है। देखिए, जो नियंत्रण का कार्य होता है यह एक विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है जिसमें निम्न कदम उठाए जाते हैं। निष्पादन मानकों का निर्धारण करना, किन मानकों को हमें प्राप्त करना था, किन मानकों को हमें आधार बनाना है, उन निष्पादन मानकों का इसके अंतर्गत निर्धारण करना पहला कार्य होता है कि भाई हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों में से किन मानकों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे उत्पादन इकाई के लिए उत्पादन एक मानक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार विक्रय विभाग के लिए कितना विक्रय किया गया है वह एक मानक के रूप में कार्य करता है। तो जो निष्पादन मानक होता है उसका निर्धारण करने का कार्य इस जगह किया जाता है। यह पहला कदम होता है। दूसरा कदम होता है वास्तविक निष्पादन की माप। जो भी परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां तक हमने प्राप्त कर लिए हैं इसका पता लगाया जाता है। यहां पर जो परिणाम हैं, वास्तविक परिणाम हैं, उनको मापने का कार्य किया जाता है। वास्तविक परिणामों को मापने का कार्य इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना करना। जो हमने ये निष्पादन मानक निर्धारित किए थे और जो ये वास्तविक परिणाम हमारे आए हैं, वास्तविक निष्पादन जो हमने प्राप्त किया है, इनकी तुलना करना, इनमें अंतर करने का कार्य अगला चरण में होता है। देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले जो हमारे इच्छित परिणाम थे, क्या थे इच्छित परिणाम, क्या हम प्राप्त करना चाहते थे, उन परिणामों का हमने पता लगाया कि भाई ये परिणाम हम प्राप्त करना चाहते थे और हमने क्या परिणाम प्राप्त किए हैं उनकी भी हमने माप कर ली। अब हम उनमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उनमें अंतर करेंगे, तुलना करेंगे, अंतर करने का कार्य हम करेंगे। आगे जो विचलन हमने प्राप्त किए हैं, देखिए यहां पर कुछ ना कुछ विचलन अवश्य आएगा, कोई ना कोई विचलन आएगा। या तो हमने जो इच्छित परिणाम तय किए थे और जो वास्तविक परिणाम आए हैं उनमें सकारात्मक अंतर आएगा या नकारात्मक अंतर आएगा। आपने 10,000 यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया था, आपने हो सकता है 9,000 यूनिट का उत्पादन किया है। तो यहां पर इनकी तुलना की तो जो ये विचलन आया 1,000 यूनिट का, यह विचलन आया है, यह किन कारणों से आया है, क्या कारण रहे कि हम जो इच्छित परिणाम थे वो नहीं प्राप्त कर पाए, इसके बारे में हम यहाँ पता लगाते हैं। यानी जो ये विचलन है इनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का हम कार्य करेंगे। अब जब हमें इन विचलनों का पता लग गया है, इनके कारणों का पता लग गया है, देखिए किस कारण से ये विचलन आए हैं, इन कारणों का जब हमें पता लग गया है तो अगले चरण में हम इन कारणों को दूर करने का कार्य करते हैं। इसमें सुधारात्मक कार्यवाही एक संगठन के प्रबंधक द्वारा की जाती है। सुधारात्मक कार्यवाही करना एक प्रबंधक का कार्य होता है। इस प्रकार जो ये पूरे चरण हैं इनको अपनाकर प्रबंधक नियंत्रण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए इन्हें हम पूरा ध्यान से देख लेते हैं, विस्तार से देखते हैं। निष्पादन मानकों का निर्धारण। नियंत्रण प्रक्रिया का सर्वप्रथम कार्य निष्पादन मानकों का निर्धारण करना है। मानक एक मानदंड है जिसके तहत वास्तविक निष्पादन की माप की जाती है। देखिए, मानक क्या है, एक मानदंड होते हैं जिनके द्वारा वास्तविक निष्पादन की माप की जाती है। जो वास्तविक परिणाम हैं उनका मापन किया जाता है। कितना हमने प्राप्त करना था और कितना हम प्राप्त करेंगे,
यह हम इसके द्वारा पता लगाते हैं। मानकों को परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूपों में निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, जो मानक होते हैं वो परिमाणात्मक रूप में भी निर्धारित कर सकते हैं। एक बालक चाहे तो यह भी तय कर सकता है कि मुझे 95% अंक लाने हैं, और वह चाहे तो यह भी कह सकता है मुझे अधिक अंक प्राप्त करने हैं। देखिए, यहाँ पर तो क्या हुआ, परिमाणात्मक रूप में बदल गया है, और यहाँ पर क्या है, गुणात्मक रूप से परिवर्तित किया गया है, निर्धारित किया गया है। उत्पादन इकाइयों के उत्पादन या विक्रय के रूप में कार्य पूरा करने में समय का लगना सभी परिमाणात्मक मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना उत्पादन हुआ है उत्पादन इकाई में और कितना विक्रय किया गया है, यह क्या है, परिमाणात्मक रूप में निर्धारित किया जाता है। ख्याति तथा कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर में वृद्धि गुणात्मक मानकों के उदाहरण हैं। कितनी ख्याति बढ़ी है एक संगठन की, साथ ही कर्मचारियों का प्रेरणा स्तर कितना बड़ा है, यह गुणात्मक वृद्धि को दिखाता है, गुणात्मक मानकों में शामिल किया जाता है। मानकों का निर्धारण करते समय प्रबंधक को चाहिए कि वह मानकों को संक्षिप्त परिमाणात्मक शब्दों में निर्धारित करे ताकि उनकी तुलना वास्तविक निष्पादन से आसानी से हो सके। देखिए, एक प्रबंधक को चाहिए कि जो भी मानक वह निर्धारित कर रहा है वह परिमाणात्मक रूप में निर्धारित करे ताकि उसकी तुलना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, आपने अगर यह तय कर लिया कि हमें अधिक उत्पादन करना है, तो यह आपने क्या है, एक मानक तो निर्धारित कर लिया, लेकिन पिछली बार के उत्पादन से आप अधिक उत्पादन तो करना चाहते हैं। पिछली बार उत्पादन हुआ 100, अधिक उत्पादन 101 भी तो हो सकता है। आपका मंतव्य ये था कि हम उत्पादन को अधिक करते हुए इसको 1.5 गुना कर दें। अभी 100 हो रहा है, इसे हम कहां तक ले जाएं, 150 तक ले जाएं। लेकिन आपने क्या किया, निर्धारित करते समय ये लिख दिया कि अधिक उत्पादन करना है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए था, परिमाणात्मक रूप में इसे बदलना चाहिए था कि भाई हमें अधिक उत्पादन करते हुए 150 यूनिट तक उत्पादन को ले जाना है। मानक इतने लचीले हों कि आवश्यकता अनुसार सुधारे जा सकें, और मानक इतने लचीले भी होने चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार उनमें संशोधन भी किया जा सके, उन्हें सुधारा भी जा सके। व्यवसाय के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने पर कुछ सुधारों की आवश्यकता हो सकती है। वे परिवर्तन व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप ही होने चाहिए। देखिए, एक व्यवसाय को आंतरिक घटक और बाह्य घटक दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो इन घटकों के कारण से जो हमारे परिणाम हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, जो हमारे मानक हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आवश्यक सुधार हमें हमारे मानकों में, परिणामों में करना चाहिए। हमें अपने मानकों को इतना लचीला बनाना चाहिए कि जब भी ये बाह्य या आंतरिक घटकों से प्रभावित हों तो हम उनमें परिवर्तन कर सकें। हो सकता है कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हों, हो सकता है तकनीक परिवर्तन के कारण उत्पादन में कमी आई हो, तो हमें हमारे मानक जो हैं वे उसी अनुरूप परिवर्तित करते रहने चाहिए जिस प्रकार का हमारा व्यावसायिक वातावरण हो। दूसरा चरण है वास्तविक निष्पादन की माप। निष्पादन की माप उद्देश्यपूर्ण तथा विश्वसनीय विधि से होनी चाहिए। निष्पादनों की माप की बहुत सी तकनीकें हैं। देखिए, जो परिणाम हमने प्राप्त किए हैं उनको मापने के कई तरीके होते हैं, कई तकनीकें होती हैं जिनके द्वारा हम निष्पादन की माप कर सकते हैं। इनमें व्यक्तिगत देखरेख, नमूना जांच, निष्पादन रिपोर्ट आदि सम्मिलित है। जहां तक संभव हो निष्पादन की माप उसी इकाई में हो जिसमें मानकों का निर्धारण हुआ है। इस तरह उनकी तुलना सहज होगी। देखिए, जब भी हम निष्पादन की माप करें तो उसी इकाई का प्रयोग करें जिसमें हमने मानकों का निर्धारण किया था। मान लीजिए आपने निर्धारण किया 1000 टन, ये आपने मानक निर्धारित किए, और जब आपका निष्पादन हुआ, निष्पादन की माप आप कर रहे हैं तो यहां पर आप कर रहे हैं 1000 किलोग्राम। तो देखिए, इनमें तुलना करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर आपने टन की जगह लीटर का प्रयोग कर लिया, यहां पर आप 1000 किग्रा कर रहे हैं, तो इनके अंदर अंतर करना कठिन हो जाएगा। इनमें विचलनों का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य होगा। तो जिनमें मानकों का निर्धारण हुआ है उन्हीं के अंदर हमें निष्पादन की माप को तय करना चाहिए, जिससे उनकी तुलना क्या हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी।
माप तभी की जाए जब कार्य पूर्ण हो जाए, फिर भी जहां भी संभव हो निष्पादन की माप जब कार्य चल रहा हो तब भी की जानी चाहिए। देखिए, एक अच्छा प्रबंधक वह होता है जो कार्य के चलते समय भी निष्पादन की माप करता रहता है। समय समय पर वह निष्पादन की जांच करता रहता है, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या परिणाम लक्ष्यों के पास जा रहे हैं या नहीं, इनको वह देखता रहता है। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब भी वह निष्पादन की माप करता है। एक कंपनी के निष्पादन की माप करने के लिए समय समय पर कुछ अनुपातों जैसे सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात तथा विनियोगों पर लाभ आदि द्वारा गणना की जाती है। देखिए, निष्पादन की माप करने के लिए कुछ अनुपातों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रबंधक समय समय पर करते रहते हैं। संचालन के कुछ क्षेत्रों की प्रगति की जांच, विपणन की माप, बेची गई इकाइयों की संख्या को ध्यान में रखकर की जा सकती है तथा बाजार में अंशों की वृद्धि से भी की जा सकती है। देखिए, बाजार में जो अंशों में वृद्धि हो रही है, जो बेची गई इकाइयां हैं और विपणन की माप है, इसको भी समय समय पर किया जाता रहता है। जबकि उत्पादन क्षमता की माप उत्पादित इकाइयों की गणना करके की जा सकती है। उत्पादन क्षमता की माप करने के लिए कितनी उत्पादन इकाइयां उत्पादित की गई हैं, इसका पता लगाकर भी हम उत्पादन क्षमता की माप कर सकते हैं। बड़े संगठनों में गुणवत्ता के लिए कुछ इकाइयों का अनियमित विधि से निरीक्षण किया जाता है। इसे नमूने का निरीक्षण नाम से पुकारा जाता है। और जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उनमें गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाता है। समय समय पर नमूनों का निरीक्षण किया जाता है जिससे गुणवत्ता की जांच होती रहती है। वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना, यह तीसरा चरण है। वास्तविक निष्पादन की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है। जो मानक हमने पहले निर्धारित किए थे उन मानकों से वास्तविक परिणामों की जांच की जाती है। ऐसी तुलना में इच्छित तथा वास्तविक परिणामों में अंतर हो सकता है। जो परिणाम हम चाहते हैं और जो परिणाम आए हैं उनमें क्या अंतर है वह इस तुलना में पता चलता है। मानकों का निर्धारण यदि परिमाणात्मक शब्दों में किया जाता है तो तुलना सरल होती है। यदि जो मानक हमने निर्धारित किए हैं उनको परिमाणात्मक रूप में हमने निर्धारित किया है तो तुलना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि हमने यह कहा है कि अधिक उत्पादन हो, अब यह चूंकि गुणात्मक रूप में हमने प्रदर्शित किया है कि अधिक उत्पादन हो, संगठन की ख्याति बहुत अधिक बढ़े, तो यह क्या है, इसका अंतर करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हमने परिमाणात्मक रूप में यह तय किया है कि उत्पादन को 15,000 यूनिट तक ले जाना है और हमने जो वास्तविक परिणाम प्राप्त किए हैं वे प्राप्त किए हैं 14,000 यूनिट, तो यहां पर आसानी से हम अंतर स्थापित कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। विचलन विश्लेषण, हर प्रकार के क्रियाकलापों में कार्य संपूर्ण होने में कुछ विचलनों का होना स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो जो इच्छित परिणाम होते हैं और जो वास्तविक परिणाम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विचलन अवश्य आते हैं। यहां पर विचलन होते ही होते हैं। विचलन के मुख्य क्षेत्र क्या हैं जिन पर कार्यवाही तुरंत की जानी है, अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी विचलन आता है तो उन विचलनों के कारणों का पता लगाया जाता है और जो ऐसे कारण होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है उनको तुरंत दूर करने के लिए प्रबंधक को कार्य करना चाहिए। जिन पर कार्यवाही तुरंत की जानी है उन पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि ऐसे कारणों पर ध्यान देना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण न हो। विचलनों के लिए अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। एक प्रबंधक को जटिल बिंदुओं का नियंत्रण तथा अपवाद द्वारा प्रबंधक को उपयोग में लाना चाहिए। देखिए, एक प्रबंधक जटिल बिंदुओं का नियंत्रण करके व अपवाद द्वारा प्रबंध करके भी इन समस्याओं को दूर करने का कार्य कर सकता है। जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण, नियंत्रक द्वारा उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अति जटिल है, जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, संगठन की प्रगति में बाधक हैं। देखिए, एक प्रबंधक को यह चाहिए कि वह उन कारणों पर ज्यादा ध्यान दें जिनके कारण अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जो संगठन को घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे कारणों पर उसे ध्यान देना चाहिए। यही मुख्य परिणाम क्षेत्र जटिल बिंदु कहलाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध से
आशय जिसका नियंत्रण प्राय अपवादों द्वारा किया जाता है। यह प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिसमें सभी बातों पर ध्यान न देकर वह बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देता है। यदि सभी चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाते। देखिए, यदि प्रबंधक सभी चीजों को खुद नियंत्रित करने का प्रयास करेगा तो वह सभी चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसका कार्य बाधित होगा। केवल वही महत्वपूर्ण विचलन प्रबंध को सूचित किए जाने चाहिए जो अनुमति देने की सीमा से बाहर के हैं, और प्रबंधन के पास वही महत्वपूर्ण विचलन पहुंचाने चाहिए जो कि निम्न स्तर, निचले स्तर या मध्यम स्तर पर निष्पादित नहीं किए जा सकते हों। तो महत्वपूर्ण विचलन से ही प्रबंध को सूचित करना चाहिए। यही होता है अपवाद द्वारा सिद्धांत। यदि हर छोटी बड़ी समस्या, हर छोटे बड़े जो विचलन के कारण हैं उनके बारे में प्रबंध को सूचित किया जाएगा तो प्रबंधन के पास बहुत ही अधिक कार्य हो जाएगा। वह हर समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कारण है वही प्रबंधन को बताया गया तो वह उस कारण को दूर करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करेगा। ऐसे विचलनों की पहचान कर लेने के उपरांत उनके कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी ऐसे विचलनों का पता लग जाए तो उनके कारणों की पहचान करना भी बहुत आवश्यक होता है। विचलनों के अभ्युदय के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये अवास्तविक मानक, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, अनुपयुक्त संसाधन, ढांचागत कमियां, संगठनात्मक प्रतिबंध तथा ऐसे वातावरणीय तत्व जो संगठन के नियंत्रण के बाहर होते हैं आदि हो सकते हैं। देखिए, कई बार अवास्तविक मानक भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। एक बालक है, उसकी क्षमता जो है अंक प्राप्त करने की, मान लीजिए उसका पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो वह केवल 60% अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका जो मानक निर्धारित किया गया वह 90% अंक निर्धारित कर दिया गया उसका लक्ष्य। तो यहाँ क्या है, अवास्तविक मानक निर्धारित कर देने से भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, जो काम करने की प्रक्रिया है वह त्रुटिपूर्ण हो, गलत तरीके से हमने निष्पादन की माप की हो या काम गलत तरीके से किया हो तो भी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। अनुपयुक्त संसाधन, जो संसाधन हमें काम में लेने थे, जो मशीनरी हमें काम में लेनी थी, जो कच्चा माल हमें काम में लेना था वह सही नहीं था, वह जो हमने वस्तु का उत्पादन करना है उस योग्य नहीं था तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये विचलन आ सकते हैं। ढांचागत कमियां व संगठनात्मक प्रतिबंध भी इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ वातावरण के बाह्य घटक जो संगठन से बाहर के होते हैं वे भी इन निष्पादनों की माप को प्रभावित कर सकते हैं, विचलन के कारण बन सकते हैं। यह अति आवश्यक होता है कि कारणों का सही पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में ढिलाई होती है तो उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही कठिन ही होगी। देखिए, यदि कारणों का सही तरीके से पता नहीं लगाया गया तो सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, सही तरीके से सुधार नहीं किया जा सकेगा और इसका नुकसान संगठन को उठाना पड़ सकता है। संकट बिंदु नियंत्रण तथा अपवाद द्वारा प्रबंध के लाभ। देखिए, जो संकट बिंदु नियंत्रण है तथा अपवाद द्वारा प्रबंध है उसके प्रबंधकों को कुछ लाभ भी मिलते हैं। क्या क्या लाभ हैं? इससे प्रबंधकों के समय तथा प्रयासों की बचत होती है क्योंकि उनका ध्यान केवल महत्वपूर्ण विचलनों पर ही केंद्रित होता है। जो जटिल विचलन है या जो बहुत महत्वपूर्ण विचलन है उन्हीं पर उनका ध्यान केंद्रित होता है, वे उन्हीं को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रबंधकों के ध्यान को महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही केंद्रित रखता है और इनके द्वारा प्रबंधकों का ध्यान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही केंद्रित रहता है। महत्वपूर्ण जो विचलन आए हैं उनके कारणों पर ही उनका ध्यान रहता है, जिससे उनके प्रबंधकीय चातुर्य का सही उपयोग होता है, जिससे उनकी प्रबंधकीय कुशलता का सही तरीके से उपयोग हो पाता है। वे उन जटिल समस्याओं को ही, उन कठिन समस्याओं को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। जो दैनिक समस्याएं हैं वे अधीनस्थों के हवाले कर दी जाती हैं। इस तरह अपवाद द्वारा प्रबंध के माध्यम से अधिकार अंतरण की सुविधा प्राप्त
होती है तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। और जब अपवाद द्वारा प्रबंध के माध्यम से एक प्रबंधन अपने संस्थान को चलाता है, नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है, तो अधीनस्थों को अधिकार भी दिए जाते हैं, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और वे कार्य को अच्छे तरीके से संपादित करते हैं। इससे जटिल समस्याओं का बोध होता है जिन्हें समय रहते कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संगठन अपने यथोचित मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। देखिए, जटिल समस्याओं का पता लगाकर प्रबंधन उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। वह कम महत्वपूर्ण समस्याओं पर बाद में ध्यान देता है। इससे संगठन अपने जो यथोचित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। चरण 5, सुधारात्मक कार्यवाही करना। देखिए, विचलनों का पता लगाने के बाद विचलनों के कारणों का जब हमने विश्लेषण करके पता लगा लिया है, किन कारणों से ये अंतर आया है, जो वास्तविक परिणाम और इच्छित परिणाम है, इनके बीच में अंतर किन कारणों से आया है, इनका पता लेने के बाद उन कारणों को दूर करने का कार्य भी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत है तो किसी सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, आपने लक्ष्य रखा 10,000 यूनिट का, अब आपके जो उत्पादन हुआ 9,590 यूनिट का हुआ, मतलब केवल 410 यूनिट का उत्पादन कम हो पाया है। या फिर यहां कह लें कि आपने 90% अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास किया और आपने 89% अंक प्राप्त कर लिए हैं। विचलन तो आया है, लेकिन यह विचलन इतना नहीं है जिस पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता हो। तो यहां पर हो सकता है किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता ना पड़े। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा लांघ जाते हैं तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रबंधकीय कार्यवाही की तुरंत आवश्यकता होती है, ताकि विचलन फिर अपना सिर न उठा सके तथा मानकों को प्राप्त किया जा सके। मान लीजिए आपने 10,000 का लक्ष्य रखा और आप अभी तक 3500 यूनिट का ही उत्पादन कर पाए हैं, यानी विचलन बहुत अधिक है, बहुत अधिक अंतर आ रहा है। तो आप किन कारणों से ये अंतर आया है, उन कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने का, उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपने 90% का लक्ष्य रखा और आपके मात्र 65% ही अंक आ रहे हैं, यहां पर विचलन बहुत अधिक है, तो उस विचलन के कारण का पता लगाकर आप उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रबंधकों के प्रयासों से विचलनों को ठीक रास्ते पर न लाया जा सकता हो तो मानकों का पुनः निरीक्षण करना चाहिए। यदि सारे प्रयास करने के बाद भी उन विचलनों के कारणों को दूर नहीं किया जा रहा है तो मानकों का पुनः निर्धारण करना पड़ता है। यह प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब एक तालिका है, इसमें विचलन के कारण भी है और क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है उनके बारे में भी बताया गया है। दोषपूर्ण माल, इसके कारण से भी विचलन हो सकता है। तो प्रयोग में आने वाले माल की निर्दिष्ट किस्म में बदलाव लाकर हम इस समस्या में सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। दोषपूर्ण मशीन, यदि दोषपूर्ण मशीन है तो वर्तमान मशीनों की मरम्मत तथा स्थानापन्न नई मशीनें लाकर भी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अप्रचलित मशीन, मशीनों को आधुनिक तकनीक के अनुसार उन्नतिशील बनाना। देखिए, अप्रचलित मशीन की जो समस्या थी वह आधुनिक मशीनों को काम में लेकर हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दोषपूर्ण प्रक्रिया, विद्यमान प्रक्रिया में सुधार। जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है उसको सुधार करने के लिए हम जो भी वर्तमान में हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें सुधार करके हम इस समस्या को सुधार सकते हैं। कार्य की भौतिक दशा दोषपूर्ण है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम कार्य की भौतिक दशा को उन्नतशील बना सकते हैं। इसके द्वारा यह सुधारात्मक कार्यवाही हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम नियंत्रण की तकनीक को अपनाते हैं तब हम उसमें उत्पन्न हुए विचलनों की कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करके भविष्य के लिए जब भी हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, योजना बनाएंगे, तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो नियंत्रण कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।